वेलकम बैक। कोर्ट राउंड अप देख रहे हैं आप। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और कर्नाटक सरकार की ओर से पेश वकील ने जवाब दिए हैं। 12,607 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की जानकारी कोर्ट में दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है। तमिलनाडु के हिस्से का पानी तुरंत छोड़ने की मांग इसमें की गई। सुप्रीम कोर्ट मामले में एक हफ्ते बाद वापस से सुनवाई करेगा। तो कावेरी जल विवाद कोई आज का है नहीं, आप जानते हैं, दशकों पुराना विवाद है। इसको लेकर कावेरी नदी का जल कितना, कहां, कैसे, इसको लेकर जो आसपास के स्टेट्स हैं, आप जानते हैं, इस पूरे मामले को लेकर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल की गई थी, जिसमें तमिलनाडु के हिस्से का पानी तुरंत छोड़ने का आग्रह उस पिटीशन में किया गया था। उसके बाद आप देखिए, आज कोर्ट बैठा और कर्नाटक सरकार की ओर से पेश वकील ने जवाब भी दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, विस्तार से बता दें, क्योंकि मामला बहुत पुराना है, हर कोई इंतजार में रहता है कि कावेरी जल विवाद जल्द से जल्द सुलझे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बैठा, क्या कुछ रहा आज का? जी बिल्कुल रोहित, दशकों पुराना यह मामला है और इस मामले में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि जो समिति ने तय सीमा तय की है कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा जाना है कर्नाटक द्वारा, वो तय सीमा के उल्लंघन किया गया है और साथ ही यह भी कहा गया था कि उसके हिस्से का पानी कर्नाटक सरकार नहीं दे रही है, जिसको लेकर के आज मामले की सुनवाई हुई और कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आज ही लगभग 12,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि अब आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जिस पर तमिलनाडु सरकार को से पेश वकील ने कहा कि जो पानी अतिरिक्त छोड़ा गया वो निचली जगहों पर बह करके चला गया है और कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम एक हफ्ते बाद अब सुनवाई करेंगे। तो एक हफ्ते बाद जब सुनवाई होगी तो तमिलनाडु सरकार के तरफ से दलीलें रखी जाएगी, उसके बाद फिर कर्नाटक सरकार की तरफ से दलीलें रखी जाएगी, उसके बाद ही कोर्ट को यह आदेश देगा। क्योंकि पिछली सुनवाई में कर्नाटक सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया था और उसने बताया था कि जुलाई से लेकर के अगस्त तक कितना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और साथ ही यह भी आंकड़ा दिया था कि कब कब पानी छोड़ा गया। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने जो आरोप लगाया है बेबुनियाद है, झूठा है, लिहाजा इस याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। यह मांग कर्नाटक सरकार द्वारा की गई थी। तो रोहित, जब एक हफ्ते बाद इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा तो देखना होगा कि कोर्ट का क्या आदेश आता है। गोपाल जी, स्टे विद में, आगे भी केसेस पर आपसे बात करूंगा। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एसआईटी को निर्देशित किया है। एसआईटी को नई रिपोर्ट 3 हफ्ते में दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट 3 हफ्ते बाद मामले में अगली सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इस मामले पर अभी सुनवाई की है। एसआईटी को निर्देशित किया है, उनको एक टाइमलाइन दे दी गई है कि इससे पहले आप तमाम रिपोर्ट जो हैं उनको सबमिट करें। अब उस दिशा में क्या कुछ चीजें हो रही हैं वो जानने का प्रयास हम करेंगे। देखिए, 3 हफ्तों में एसआईटी को नई रिपोर्ट दाखिल करने का वक्त मुकर्रर किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि 3 जजेस की बेंच इस मामले को सुन रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, एक और हाई प्रोफाइल केस और आस्था से जुड़ा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या कुछ हुआ आज और अगले 3 हफ्ते कितने इंपॉर्टेंट, कितने क्रूशियल? जी बिल्कुल रोहित, सही सवाल, क्योंकि आज जब अयोध्या चंदा चोरी मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने अदालत को यह जानकारी दी कि एसआईटी की रिपोर्ट सिलबंद लिफाफे में दाखिल कर दी गई है, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं के ओर से पेश वकील ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट उन्हें मुहैया कराई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को मुहैया कराने से इनकार कर दिया। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट सुझाव मांगा है, आखिर सुझाव हम किस मुद्दे पर दें? अगर एसआईटी की रिपोर्ट मिल जाती तो फिर उस मुद्दे पर हम अपना सुझाव देते, लेकिन अगली सुनवाई से पहले हम जरूर इस मामले में अपना सुझाव देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि नए सिरे से नई एसआईटी रिपोर्ट 3 हफ्ते से पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। इसके लिए 3 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते बाद इस मामले में सुनवाई करेगा। रोहित, जब पिछली सुनवाई
सुनवाई हुई थी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्य एक समिति गठित की थी और उसमें जो है फॉरेन अकाउंटेंट जो है उसको नियुक्त किया था और कहा था कि उसे भी इस मामले में शामिल किया जाए, क्योंकि जो याचिकाएं दायर की गई है उसमें कहा गया कि किस तरीके से चंदा चोरी हुई है और उसे संबंधित तमाम दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो भी साक्ष्य है उसे जब्त करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ये बहुत बड़ा मामला है गोपाल जी, आप भी जानते हैं, आपने भी जिक्र कर दिया इससे पहले 3 सदस्यीय एसआईटी पहुंची थी अयोध्या में। उसने दिन रात लगभग 15-17 दिन तक जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया था, प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी गई थी। मैं आपसे समझना चाहूंगा यूपी सरकार इस पूरे मामले में कितनी ज्यादा एक्टिव या कितनी ज्यादा सक्रिय आपको नजर आ रही है? देखिए रोहित, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब चंदा चोरी का मामला सामने आया था उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया ने सीधे तौर पर इस मामले में एसआईटी का गठन किया था, जबकि जो याचिका दायर की गई थी एसआईटी गठन की मांग को लेकर के राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी मॉनिटरिंग करे, एसआईटी जांच करे, यह मांग की गए थे। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर के कितना गंभीर है। उत्तर प्रदेश सरकार को से जो एसआईटी रिपोर्ट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस रिपोर्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या नए सिरे से एसआईटी का गठन नहीं किया जा सकता है क्या, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि अगर कोर्ट चाहे तो खुद नए सिरे से एसआईटी का गठन कर सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नए सिरे से एसआईटी का गठन किया था और कहा था कि इस एसआईटी में एक महिला पुलिस अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हो, उसे भी शामिल किया जाए और तीनों सदस्यीय टीम ने इस मामले में अपनी प्रारंभिक जांच की और प्रारंभिक रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट को सिलबंद लिफाफे में सौंपा गया है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट 3 सप्ताह बाद और उसका भी इंतजार रहेगा और पूरा देश कहना है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके मंदिर से जुड़े चढ़ावे को लेकर विषय बहुत गंभीर है, सेंसिटिव भी है। प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे केस पर बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई है। आज से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में सुनवाई को टालने का आदेश दे दिया है। याचिकाकर्ता सीबीआई ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जांच का आदेश दिया था। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, एक बार विस्तार से भी बता दें क्या कुछ पूरा मामला रहा, और जितनी खबर मैंने पढ़ी ये राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत है शायद। देखिए रोहित, मेरी नज़र में बड़ी राहत नहीं है। बड़ी राहत तब होती जब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई और ईडी की जांच पर रोक लगा देता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की जांच पर रोक नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यही कहा है कि सीबीआई और ईडी अपने इस मामले की जांच करे, लेकिन जांच रिपोर्ट जो है वो अदालत को नहीं सौंपेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। वहीं दूसरी ओर राहत की इसलिए बात कही जा सकती है कि जो 20 अगस्त को सुनवाई होने वाली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस सुनवाई को आगे टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और कहा है कि 20 तारीख को होने वाली सुनवाई को टाल दिया जाए। तो इसके लिए राहत जरूर कहा जा सकता है। दरअसल रोहित देखिए, शिशिर विघ्नेश जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी जांच के आदेश दिए थे और केंद्र सरकार सहित तमाम एजेंसियों को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब देने को कहा था। ठीक है, बड़ी राहत ना सही, फौरी राहत राहुल गांधी के लिए। प्लीज स्टे विद मी, आगे भी आपसे बात करूंगा। त्योहारों में हवाई किराए में बढ़ोतरी पर सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्ट पेश किया। हवाई किराया रेगुलेट करने के नियमों का ड्राफ्ट पेश किया गया है। कोर्ट ने नियम फाइनल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। मामले में 7 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। तो आपने भी महसूस किया होगा जब आप एयर ट्रैवल करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएं तो उस वक्त किराए बिल्कुल आसमान छूने लग जाते हैं। तो कई लोग फिर आसमान इस पूरी ट्रिप पर जाते हैं या नहीं जाते। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल जी लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, ये मामला कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़ा हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने ड्राफ्ट भी पेश किया है। क्या कुछ रहा कोर्ट में?
जी बिल्कुल रोहित, इस चीज से हम लोग भी गुजरते हैं। जब भी कोई त्योहार आता है तो हवाई किराया जो है अचानक आसमान छूने लगता है। इसको लेकर के एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त किया था और कहा था कि आखिर क्यों हवाई किराया लगातार आसमान छू जाते हैं जब त्योहार का सीजन आता है। क्या उनको पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है क्या? इसको लेकर के जो है सुनवाई हो रही थी। उस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया था कि लगाम लगाने के लिए कानून लाया जा रहा है, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि 30 दिन के भीतर लोकसभा और राज्यसभा में इसे पेश कर दिया जाएगा और बिल को पास करा लिया जाएगा। अंत में आज जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट पेश कर दिया गया है और ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया गया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि जो ड्राफ्ट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को और जो सरकार ने कानून बनाया है उसे 30 दिन के भीतर लागू करें। यानी कि 3 हफ्ते का समय दिया है और 3 हफ्ते बाद यानी कि लगभग 1 महीने बाद जब इस मामले में सुनवाई होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें से कितना हिस्सा लागू किया गया है या पूरी तरीके से लागू किया गया है, इसको देखेगा। उसके बाद कोई आदेश देगा। बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच। कोर्ट राउंड अप में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।